प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10th हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने समास की व्युत्पत्ति, समास के भेद एवं तत्पुरुष समास का अध्ययन किया। आज हम उस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए तत्पुरुष समास के दो भेद, कर्मधारय समास और द्विगु समास का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास कहाँ पर होता है, इसकी परिभाषा क्या है? तो जो समास विशेष्य और विशेषण के योग से बनता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है? जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो है विशेष्य, और जो विशेषता है वही विशेषण है। एक बार पुनः समझेंगे। जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है वह विशेष्य है, और जो विशेषता है वह विशेषता ही विशेषण है। जैसे नील कमल, इस शब्द को हम देखते हैं तो यह शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है नील और दूसरा है कमल। इसका हम शाब्दिक अर्थ प्राप्त करते हैं तो कमल क्या हुआ? विशेष, एक पुष्प का नाम है। इसकी विशेषता बदलाई जा रही है। विशेषता बदलाई जाने के कारण ये क्या हुआ? विशेष्य हो गया। और उसकी विशेषता क्या है? वो नील मीन्स नीला है। तो कमल क्या हुआ यहाँ पर? विशेष, और विशेषण क्या हुआ? नीला। तो यहाँ पर विशेष और विशेषण दोनों ही हमें देखने को मिल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। इस समास का जब विग्रह किया जाता है तो विशेषण के बाद है जो जोड़ दिया जाता है। ध्यान में रखना है, विशेषण के बाद है जो लगा देंगे। जैसे नील कमल, तो मूल शब्द नील का प्राप्त होगा में नीला, तो नीला है जो कमल। तो केवल हमने क्या किया? विशेषण के बाद में है जो लगा दिया और उत्तर पद में कोई परिवर्तन नहीं किया। रक्त, रक्त, रक्त मीन्स खून। खून कैसा? रक्त मीन्स लाल। अब यहाँ पर जो ये रक्त है उत्तर पद में आ रहा है, यह है विशेष। इसकी विशेषता बतलाई जा रही है रक्त की, और विशेषता क्या है? रक्त कैसा है? रक्त मीन्स लाल है। इसलिए ये क्या हुआ? विशेष, और ये क्या हुआ? विशेषण। अब यहाँ पर लिख देंगे रक्त है या लाल है जो रक्त, या रक्त है जो रक्त। इसलिए हम आसानी समझ सकते हैं कि जहाँ पर हमें विशेष और विशेषण दोनों पद देखने को मिलते हैं तो उस समास का विग्रह करते समय केवल हमें विशेषण के बाद में है जो लगा देना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यह समास 4 प्रकार का होता है। इसके 4 भेद हैं: सु, कु, एव और एव। अब देखिए, सु, सु का अर्थ है अच्छा या सुंदर।
यह भी विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे सुपुत्र, विग्रह करेंगे तो सु को बदल देंगे अच्छा या सुंदर में, तो सु बदल दिया हमने सुंदर या अच्छा में। उत्तर पद में हमें किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं करना, उसको जो तो ले आएंगे, सुंदर पुत्र या अच्छा पुत्र। सुसंग, अब सुसंग का हमें समास विग्रह करना है तो हो जाएगा अच्छा संग या सुंदर संग। सुसंगति, अब यहाँ पर संगति स्त्रीलिंग होने के कारण सु बदल जाएगा अच्छी में, अच्छी संगति, क्योंकि विशेष और विशेषण दोनों समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। विशेष का जैसा लिंग होता है विशेषण भी उसी लिंग में प्रयुक्त किया जाता है, इसका विशेष ध्यान रखना है। अब आता है दूसरा कु। कु का अर्थ है बुरा। यदि कहीं पर प्रारंभ में कु देखने को मिले तो विग्रह करते समय कु बदल जाएगा बुरा में। जैसे कुपुत्र, विग्रह करेंगे तो कुछ बदल जाएगा बुरा में, बुरा पुत्र। उत्तर पद में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। कुलेख, बुरा लेख। कुनारी, कुत्सित या बुरी नारी। तो हम देख रहे हैं कि सु बदलता है अच्छा या अच्छी में और कु बदलता है बुरा या बुरी में। दोनों ही सरल हैं, इनमें विग्रह करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। केवल सु को अच्छा या सुंदर में बदलना है और कु को बुरा या कुत्सित में बदलना है। अब इसका अगला भेद आता है एव। अब यहाँ पर केवल एक संकेत किया है एव के द्वारा। एव एक वाचक शब्द है और एव वाचक शब्द है उपमा अलंकार का। जहाँ पर उपमा दी जा रही हो, जहाँ पर दो वस्तुओं के मध्य तुलना की जा रही हो, वहाँ पर भी कर्मधारय समास होता है। तो इसको समझने से पहले हमें उपमा अलंकार को समझना है। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय और उपमान में समानता दर्शाई जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। हम देख रहे हैं इसमें दो चीज़ हमें प्राप्त हो रही हैं, उपमेय और उपमान। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाती है, जो वर्णनीय वस्तु है, जिसका वर्णन किया जा रहा है, उसे कहते हैं हम उपमेय। और उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है वो क्या है? उपमान। जहाँ पर दोनों में जो गुणधर्म समान हैं, उन्हीं के आधार पर इनकी तुलना की जाएगी और उसको प्रकट करने वाला शब्द, वाचक शब्द है एव। तो इस प्रकार से चार अंग होते हैं उपमा अलंकार के: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो यहाँ पर एव के द्वारा भी इसको प्रकट कर सकते हैं या उपमेय उपमान के द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं।
तो जहाँ पर उपमेय और उपमान देखने को मिले और दोनों में तुलना की जाती हो वहाँ पर भी कर्मधारय समास होता है। विग्रह करने का तरीका भी वही है। यहाँ पर जब विग्रह करेंगे तो एव तुलना होगी तो उपमान के बाद में एव जैसा सरीखा या वत जोड़ दिया जाएगा। अब ये जुड़ेंगे कहाँ पर? हमेशा उपमान के बाद। जैसे घनश्याम, घनश्याम नाम किसका? भगवान श्री कृष्ण का। अब यहाँ पर श्याम भी श्री कृष्ण को कहते हैं। श्याम अर्थात भगवान श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है? घन मीन्स बादल से। तो श्याम क्या हुआ? विशेष से, अर्थात उपमेय, क्योंकि इसकी उपमा दी जा रही है। किससे दी जा रही है? घन मीन्स बादल से। और दोनों में समानता क्या कि श्याम कृष्ण भी काले और बादल भी काले, दोनों में गुणधर्म भी समान है। इसलिए जब इसका विग्रह करेंगे तो यहाँ पर बादल क्या है? उपमान। उपमान के बाद जैसा सरीखा या बत जोड़ देंगे। जैसे घन बत श्याम, या घन जैसा श्याम या घन सरीखा श्याम, किसी भी शब्द को जोड़ा जा सकता है। अगला उदाहरण देखते हैं, कमल नयन। कमल नयन, यहाँ पर नयन जो है वो क्या है और कमल क्या है? किसका वर्णन किया जा रहा है? नयन मीन्स नेत्र का। और नेत्र कैसे हैं? कमल के समान। कमल बड़ा सुंदर होता है, नेत्र बड़े सुंदर हैं। तो यहाँ पर उपमेय हुआ नयन और उपमान हुआ कमल। विग्रह करेंगे तो उपमान के बाद जैसा सरीखा या बत जोड़ देंगे। तो कमल जैसे नयन या कमल शरीखा नयन या कमलवत नयन, किसी प्रकार से विग्रह किया जा सकता है। तरीका बड़ा सरल है। अगला उदाहरण, मृग नयनी। अब नयनी मीन्स नेत्रों वाली, कोई नारी हो सकती है, स्त्री हो सकती है, और उसकी तुलना किससे की गई है? मृग से। तो मैंने बताया आपको समान गुणधर्म में ही तुलना की जाती है। जैसे एक शब्द कहा जाए, मैं कहूँ कि मेरे जूते आपसे सुंदर हैं, क्या यहाँ पर तुलना संभव है? मेरे जूते तुमसे सुंदर हैं, तो यहाँ पर जूतों की तुलना किसकी है? तुमसे की जा रही है। एक वस्तु है, एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर तुलना संभव नहीं है। समान गुणधर्म वालों में ही तुलना की जाती है। तो मेरे जूते तुम्हारे जूतों से सुंदर है, इस प्रकार होता तो समान गुणधर्म हो जाती, तुलना हो जाती। तो यहाँ पर देखिए, मृग नयनी, नैनी में नेत्र वाली, और उसके नेत्रों की तुलना किससे की गई है? मृग के नेत्रों से। तो यहाँ पर विग्रह करेंगे तो मृग जैसे नैनों वाली, या मृग के नैनों जैसे, नैनों वाली। तो यहाँ पर नैनों की तुलना नैनों से की गई है। विग्रह करेंगे, ध्यान रखना, नैनों, मृग के नैनों जैसे, नैनों वाली, नेत्रों वाली। उसी प्रकार सिंधु हृदय, सिंधु हृदय, सागर कैसा है? हृदय के समान, सिंधु के समान। हृदय क्या हुआ? उपमेय, जिसका वर्णन किया जा रहा है। हृदय कैसा? सिंधु और सागर के समान विशाल है। विग्रह करेंगे
तो सिंधु सरीखा हृदय। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो आता है इसका लास्ट भेद एव। एव का अर्थ है ही, जो रूपक अलंकार को प्रकट करता है, और इसका जब विग्रह किया जाएगा तो दोनों के मध्य रूपी जोड़ दिया जाता है। अब प्रश्न उठता है रूपक किसे कहते हैं? दो ही चीज़ हैं जिसको हमने उपमालंघन पढ़ा, उपमेय और उपमान। दोनों चीज़ अलग अलग हैं। उपमेय क्या है? जिसका वर्णन किया जा रहा है, जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी उपमा दी जा रही है, वो उपमेय है, और जिससे तुलना की जा रही है वो उपमान है। दोनों चीज़ अलग अलग हैं, लेकिन अति सादृश्यता के कारण, अत्यधिक समानता के कारण, जहाँ उपमेय और उपमान को भेद होते हुए भी अभेद की स्थिति में दर्शा दिया जाता है, अर्थात दोनों को एक रूप कर दिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। पुनः एक बार समझेंगे। अति सादृश्यता की स्थिति में भेद होते हुए भी जहाँ पर उपमेय और उपमान को एक रूप कर दिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, अर्थात पता नहीं चलता कौन सा उपमेय है तो कौन सा उपमान है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और जब विग्रह किया जाता है तो वहाँ पर उपमेय और उपमान के मध्य में रूपी लगा दिया जाता है। जैसे चंद्र मुख। अब यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है, तो चंद्र मुख। अब यहाँ पर मुख क्या है? वर्णनीय वस्तु उपमेय है, और उपमान क्या है? चंद्रमा। तो मुख इतना सुंदर है कि उसकी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर दिया गया, चंद्र ही मुख है। यहाँ पर अभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई, इसलिए विग्रह हो जाएगा चंद्र रूपी मुख। यहाँ पर तो दोनों में अभेद की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है, और यदि यहाँ पर लगा दिया हमने बत या सरीखा, चंद्र सरीखा मुख, तो हो जाएगा उपमालंकार। दोनों यहाँ पर स्थितियाँ हो सकती हैं, इसका ध्यान रखना है। दूसरा है कर कमल। अब किसका वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर? हाथों का। और हाथ कैसे हैं? कमल के समान, कमलवत हैं। कमल भी कोमल, हाथ भी कोमल, दोनों को एक रूप कर दिया, तो कर रूपी कमल। तो यहाँ पर अभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई, पता नहीं चल रहा हाथ है या कमल है। उसी प्रकार मुखारविंद। मुख और अरविंद, वर्णनीय वस्तु क्या है? मुख। और तुलना किससे की गई? अरविंद से। तुलना की जाती है तो अरविंदवत मुख, उपमा हो जाएगा, और यहाँ पर कर दिया मुख रूपी या अरविंद रूपी मुख, तो यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार। उसी प्रकार नरसिंह। तो यहाँ पर वर्णनीय वस्तु क्या है? नर, लेकिन नर और सिंह दोनों को एक रूप करने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया, तो नर रूपी सिंह या सिंह रूपी नर। उसी प्रकार बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर उपमेय और उपमान में अभेद की स्थिति उत्पन्न की गई है। जैसे गुरुदेव, विद्याधन। यहाँ पर देखिए पता नहीं चल रहा है कि उपमेय कौन सा और उपमान कौन सा है। विग्रह करेंगे तो गुरु रूपी देव, और यहाँ पर विद्या रूपी धन। तो यहाँ पर हमारा ये कर्मधारय समास समाप्त होता है।
लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जहाँ पर दो विशेषण एक साथ प्रयुक्त होते हैं तो दोनों विशेषणों के योग में भी कर्मधारय समास होता है। जैसे शीतोष्ण, अब यहाँ पर शीत और उष्ण दोनों ही विशेषण है, इसलिए विग्रह करेंगे जो शीत है जो उष्ण है, शरीर के तापमान के लिए प्रयुक्त होता है। उसी प्रकार देवर्षि, यहाँ पर देव और ऋषि दोनों ही विशेषण पद हैं, तो विग्रह करेंगे जो देव है जो ऋषि है, जो देव है और जो ऋषि है दोनों ही पद विशेषण है। उसी प्रकार राजर्षि, जो राजा है जो ऋषि है, यहाँ दोनों ही पद विशेषण है। तो जहाँ पर विशेष विशेषण नहीं हो और दोनों ही पद विशेषण हो वहाँ पर भी कर्मधारय समास होता है। उसी प्रकार लाल सुर्ख, लाल सुर्ख, तो लाल और सुर्ख अर्थात अत्यधिक लाल दोनों ही पद विशेषण है। पीला जर्द, यहाँ पर पीला और जर्द अर्थात अत्यधिक पीला, ये दोनों ही पद विशेषण है। तो जहाँ पर दोनों पद विशेषण हो वहाँ पर भी कर्मधारय समास ही होता है। अब कर्मधारय समास का अगला वेद पढ़ेंगे हम द्विगु समास। द्विगु समास को देखते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर द्वि मीन्स दो और द्वि मीन्स लोक। तो पहला पद क्या है? संख्या, और दूसरा पद क्या है? संज्ञा। तो जो समास या जिस समास का पहला पद संख्यावाची तथा उत्तर पद संज्ञा होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। यह समास समूह शब्द का द्योतक होता है, अतः पूर्व पद में संबंध कारक के चिन्हों का प्रयोग करते हुए अंत में समाहार या समूह शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे त्रिलोक, तो त्रि मीन्स तीन, लोक, लोक क्या हुआ? संज्ञा, और त्रि मीन्स तीन हुई संख्या। तो पहले क्या आ रहा है? संख्यावाची शब्द, उसके बाद क्या आ रहा है? संज्ञा। तो विग्रह करेंगे तो त्रि को ले जाएंगे तीन, लोक इसको ले जाएंगे बहुवचन षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, तीन लोकों का, और समूह का बोधक है इसलिए समूह जोड़ देंगे, तीन लोकों का समूह। उसी प्रकार सप्तर्षि, पहला पद सात, दूसरा पद ऋषि, संज्ञा। विग्रह करेंगे तो सात ऋषियों का समूह। उसी प्रकार चौपाई, चौ मीन्स चार, पाई मीन्स पद, चार पदों का समूह। उसी प्रकार चौराहा, विग्रह हो जाएगा चार राहों का समूह। उसी प्रकार त्रिफला, तीन फलों का समूह। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। सप्ताह, सप्तमी सात, अहमी दिन, सात दिनों का समूह। सतसई, 700 पदों का समूह। षडरस, 6 रसों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। तो जहाँ पर हमको पहला पद संख्यावाची देखने को मिले और दूसरा पद संज्ञा हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। यह समास समूह शब्द का द्योतक होता है, अतः इस समास का जब विग्रह करते हैं तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करते हुए अंत में समूह शब्द को जोड़ दिया जाता है। तो बड़ा ही सरल है, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं तो आते हैं अव्ययी भाव समास। जैसा नाम से ज्ञात हो रहा कि अव्ययी और भाव को तोड़ देते अव्यय से प्राप्त होता है में अव्यय, और भाव भी संज्ञा। तो जिस समास का पहला पद अव्यय हो
तथा दूसरा पद संज्ञा हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। दूसरी परिभाषा, जहाँ संज्ञा या अव्यय पद का 2 बार उच्चारण होता हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इस समास के 3 भेद हैं, पहला हिंदी के, दूसरा उर्दू के और तीसरा है मिश्रित। यहाँ पर 3 भेद किए गए हैं। इन तीनों भेदों को मिला करके इसके 2 भेद भी किए गए हैं, जिसका पहला है अव्यय पूर्व पद और दूसरा है नाम पद पूर्व। अव्यय पद पूर्व और नाम पद पूर्व, 3 भेद हिंदी के, उर्दू के और मिश्रित। इन तीनों को समाप्त करके 2 भागों में बांट दिया इनको, अर्थात 2 भेद कर दिए, अव्यय पद पूर्व और नाम पद पूर्व। अब समझना यह है कि अव्यय क्या है। अव्यय उपसर्गी ही होते हैं, लेकिन इनकी संख्या को सुनिश्चित कर दी है, जिसे अव्यय के नाम से जाना जाता है। यदि पहले पद में अव्यय हो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। अव्यय का विग्रह करते समय ध्यान में रखना है कि उसका विग्रह अव्यय के अर्थ के अनुरूप ही होगा। तो जितने अव्यय उतने इसके भेद हैं। जैसे यथाशक्ति, यहां पर पहले क्या आ रहा, यथा। यथा क्या है, अव्यय पद है। शक्ति क्या है, संज्ञा है। विग्रह करेंगे तो हो जाएगा यथार्थक के अनुसार, तो शक्ति के अनुसार। विग्रह क्या हुआ, शक्ति के अनुसार। आमरण, आ का अर्थ है तक, पर्यंत, मरण पर्यंत, मृत्यु तक। प्रतिक्षण, हर क्षण। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। प्रत्यक्ष, अक्षि मीन्स अक्षि से प्राप्त हुआ अक्ष, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। अनुसार, जैसा सार है वैसा ही। अनुसार का विग्रह क्या होगा, जैसा सार है वैसा। अभूतपूर्व, जो पहले नहीं हुआ, न भूतपूर्वम, पूर्वम मीन्स पहले, न भूत मीन्स नहीं हुआ, जो पहले नहीं हुआ। निडर, डर के बिना, अर्थात बिना डर के। भरपेट, पेट भर के, पेट भरकर। प्रत्युत्तर, उत्तर का उत्तर। इस प्रकार अव्यय पद यदि पूर्व पद में देखने को मिलता है तो जब उसका विग्रह करते हैं तो अव्यय पद के अर्थ के अनुरूप ही उसका विग्रह होता है, इसका ध्यान रखना है। इसका दूसरा भेद, नाम पद पूर्व। यदि पूर्व पद में नामी संज्ञा दे रखी हो वहां पर भी अव्ययीभाव समास होता है, लेकिन जहां पर संज्ञा पद की दुरुक्ति हो रही हो वहां पर भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे विवेक पूर्वक। अब विवेक, पहले नाम का प्रयोग किया, नाम पद है, इसलिए विग्रह करेंगे तो नाम पूर्वक विवेक के साथ। पूर्वक मीन साथ। नित्य प्रति, जो नित्य हो, नित्य प्रति, जो नित्य हो, जो रोजाना हो रहा हो। एक एक, अब देखिए यहां पर संज्ञा पद की द्रुक्ति पुनरावृत्ति कर दी गई है, तो एक एक, एक के बाद एक। बीचों बीच, बीच के बीच में। घर घर, घर के बाद घर। रातों रात, रातों ही रात में। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जहां पर संज्ञा पद 2 बार आ रहा हो वहां पर भी अव्ययीभाव समास होता है। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि हिंदी में शब्द की आवृत्ति से अव्ययीभाव समास का निर्माण होता है, और हिंदी भाषा की यह समास क्रिया बड़ी सशक्त है, बड़ी प्रबल है। इस प्रकार के शब्द हिंदी भाषा में अत्यधिक देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा अव्ययीभाव समास यहाँ पर पूर्ण होता है। एक बार
पुनः आपकी स्मृति में इसको संक्षेप में रिपीट कर देता हूँ। अव्ययीभाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा उत्तर पद संज्ञा हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। दूसरी परिभाषा, जहाँ संज्ञा या अव्यय पद का 2 बार उच्चारण हो रहा हो, जिस प्रकार यहाँ पर हुआ। जहाँ संज्ञा या अव्यय पद का 2 बार उच्चारण हो रहा हो वहाँ पर भी अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव समास के 3 भेद किए गए हैं, हिंदी के, उर्दू के और मिश्र तथा, जो हिंदी के भी है और उर्दू के दोनों को मिश्रित रूप कर दिया गया है। इस प्रकार समास अव्ययीभाव समास के 3 भेद किए गए, लेकिन इन तीनों भेदों को मिलाकर के अव्ययीभाव समास को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला है अव्यय पद पूर्व और दूसरा है नाम पद पूर्व। जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो, अर्थात जिस समास के पहले पद में अव्यय देखने को मिलता है वहाँ पर अव्यय पद पूर्व समास अर्थात अव्ययीभाव समास होता है। इसका जब विग्रह किया जाता है तो अव्यय पद के अर्थ के अनुसार उसका विग्रह किया जाता है। तो जितने अव्यय उतने इसके भेद होते चले जाते हैं। जैसे यथाशक्ति, तो यहाँ पर यथा का अर्थ देखना पड़ेगा, आमरण आ का अर्थ देखना पड़ेगा, प्रतिक्षण प्रति का अर्थ देखना पड़ेगा, उसी प्रकार अनु का अर्थ देखना पड़ेगा। तो यथाशक्ति, यथा का अर्थ क्या है? के अनुसार, तो शक्ति के अनुसार। आमरण, मरण तक, मृत्यु तक या मृत्यु पर्यंत। प्रतिक्षण, हर क्षण। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष, अक्ष मीन्स आँखों के, प्रति मीन्स सामने। अनुसार, जैसा सार है, अनु मीन्स उसका अनुसरण का अर्थ वैसा ही, जैसा सार है वैसा ही। अभूतपूर्व, जो पहले नहीं हुआ। निडर, नि मीन्स रहित, डर के रहित या डर के बिना, बिना भय के। भरपेट, पेट भरकर। प्रत्युत्तर, उत्तर का उत्तर। इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि अव्यय पद के अर्थ के अनुरूप इन शब्दों का समास विग्रह किया गया। अब इसका लास्ट भेद आता है नाम पद पूर्व। यहाँ पर पहले पद में संज्ञा पद देखने को मिलता है या संज्ञा पद की द्विरुक्ति भी देखने को मिलती है। जैसे विवेक पूर्वक, तो विवेक के साथ, केवल अर्थ में ही परिवर्तित कर देना है। विवेक पूर्वक, विवेक के साथ। नित्य प्रति, जो नित्य हो रहा हो। एक एक, एक के बाद एक, यहाँ पर संज्ञा पद की द्विरुक्ति हो रही है। बीचों बीच, बीच के भी, बीच में। एक एक, एक के बाद एक। घर घर, घर के बाद घर। रातों रात, रात ही रात में। तो यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखना, इस नोट के माध्यम से मैंने इसको स्पष्ट किया है कि हिंदी में शब्द की आवृत्ति से अव्ययीभाव समास बहुत बनते हैं। इस प्रकार के शब्दों का निर्माण हिंदी में अत्यधिक मात्रा में होता है। हिंदी भाषा की यह समास प्रक्रिया बड़ी समृद्ध है। अर्थात संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में इस प्रकार के शब्द बहुतायत में मिलते हैं। इसलिए जहाँ पर इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिले वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। तो यहाँ पर हमारा ये अव्ययीभाव समास का प्रकरण पूर्ण होता है। अगले समासों का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये समास समझ में आए होंगे। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।